इलेक्शन कमीशन किस तरीके से सरकार की चाटुकार हो सकती है, कांग्रेस के टाइम का फेलियर है, लेकिन आज तक बीजेपी भी इसे कैरी कर रही है। जब ये सिक्योरिटी मिल रही है, ये लालच उनके पास है, तो वो सरकार की चाटुकारिता क्यों ना। सरकार अपने मन मुताबिक इलेक्शन कमिश्नर को अपॉइंट कर सकती है। संविधान इसलिए होता है ताकि वो सरकार की जो शक्तियां हैं उन्हें नियंत्रित कर रहा है। एथेंस की पूरी जनता थी, वो एक साथ बैठकर अपने लिए नियम कायदे बनाता। एक वोट न केवल आपकी जिंदगी बल्कि आपके पूरे शहर, आपके पूरे देश और आपके आने वाली पीढ़ियों की भी तकदीर लिखता है। पर आग लग जाती है, दुर्घटना हो जाती है, लाखों मजदूरों की जान चली जाती है। अपने वोट को केवल एक पौवे के लिए मत बेचो, 500 रुपए के लिए मत बेचो, जाति के लिए मत बेचो। राहुल गांधी ने बीजेपी और इलेक्शन कमीशन के ऊपर आरोप लगाया कि वोट में धांधली करी जा रही है, वोट की चोरी करी जा रही है। ठीक ऐसा ही आरोप बीजेपी के अनुराग ठाकुर ने भी कांग्रेस के ऊपर लगाया कि जहां पर कांग्रेस जीती है वहां से 2 लाख से ज़्यादा वोट की चोरी करी गई है। और ऐसे ही समाजवादी पार्टी ने भी बीजेपी के ऊपर बहुत पहले ये मुद्दा उठाया था। अब जब भी देखोगे, जब बीजेपी भी विपक्ष में थी, वो भी ईवीएम हैक, वोट चोरी ऐसे मुद्दे उठाती रहती थी। वही आज कांग्रेस भी कर रही है। लेकिन अगर बीजेपी कह रही है कि कांग्रेस ने वोट चोरी करी और कांग्रेस बोल रही है कि बीजेपी ने वोट चोरी करी, तो यहाँ पर सच कौन बोल रहा है? देखिए, अगर हम इंडियन सिस्टम को बड़ी डीपली एनालाइज करेंगे तब हमें समझ में आता है कि हमारा पूरा सिस्टम ही करप्ट है। ऊपर से लेकर नीचे तक जितने भी ब्यूरोक्रेटिक ऑफिसर हैं वो केवल हमारे नेताओं के हाथ की कठपुतली बन के रह चुके हैं। और एक वोट की आखिरकार इतनी क्या पावर होती है कि पूरे राजनीतिक दल इस मुद्दे के पीछे पड़ चुके हैं कि वोट चोरी एक बड़ा मुद्दा है, जबकि आम जनता को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अभी बिहार में चुनाव है, केवल एक 70 वाला पौवा दे दोगे तो उसमें जाके वोट दे आएंगे, क्योंकि वो अपने वोट की पावर ही नहीं जानते। अगर इस मुद्दे को डिटेल में समझना है तो सबसे पहले आपको डेमोक्रेसी समझनी पड़ेगी और सरकार चलाने के कितने तरीके होते हैं वो भी आपको पता होना ज़रूरी है। जब ये पता होगा तब आप जान पाओगे कि आपकी एक वोट की कीमत क्या होती है और जो भारत का आज ये वोट चोरी का मुद्दा चल रहा है इसके पीछे की क्या वजह है। देखिए, किसी भी देश में सरकार चलाने के कई तरीके होते हैं, जैसे कि डेमोक्रेसी की बात हम बाद में करेंगे। ऐसे ही एक होता है ऑथोरिटेरियन, एक राजशाही टाइप का आप मान सकते हो, जहाँ पर कि एक व्यक्ति या एक ग्रुप पूरे देश के ऊपर अपना शासन चलाता है, जैसे कि नॉर्थ कोरिया में चलता है, रसिया में भी चलता है। और ऐसे ही आपको एक मिलिट्री रिजिम भी देखने को मिलेगी, जहाँ पर जो सेना होती है वो तख्ता पलट कर देती है और पूरी जो एक देश की बागडोर होती है वो सेना के हाथों में आ जाती है। ऐसा आपने बांग्लादेश में भी पहले हो चुका है, पाकिस्तान में भी हो चुका है और अभी म्यांमार में भी मिलिट्री रिजिम चल रही है। और ऐसे ही सरकार चलाने का एक और तरीका होता है जिसे हम मोनार्की बोलते हैं। मोनार्की का मतलब ये कि राजतंत्र, जहाँ पर एक राजा होता है और वो राज्य करता है, जैसे कि अभी भूटान में चलता है। 2005 तक नेपाल में भी राजतंत्र था, जहाँ पर एक राजा होता है और वो राजा की पूरा देश एक प्रजा होता है और उसका वो एक पूरा किंगडम होता है। ऐसे ही होती है थियोक्रेसी का मतलब होता है धर्मतंत्र, जहाँ पे जो धार्मिक लीडर होते हैं, जैसे कि धर्म के बड़े महामंडलेश्वर हो गए, ये लोग अगर देश चलाने लगते हैं, देश की नीतियों को बनाने लगते हैं, तो हम उसे थियोक्रेसी बोलते हैं। ऐसा ही एक तरीका होता है कम्युनिस्ट रिजिम, जो कि चाइना में चलता है। ये पॉलिटिकली ना होकर ज़्यादातर इकोनॉमी वाइज होता है, जहाँ पर जो भी लैंड होती है या जो भी पूरा रिसोर्स होता है वो किसी भी एक प्राइवेट इंडिविजुअल ओनर का नहीं होता, वो सबका होता है, पब्लिक होता है, गवर्नमेंट होता है। हर एक रिसोर्स पर गवर्नमेंट का अधिकार होता है, जो कि चाइना में हमें सिस्टम देखने को मिलता है। खास तौर पर डेमोक्रेसी 2 तरीके की होती है, डायरेक्ट डेमोक्रेसी, इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी की शुरुआत लगभग 2500 साल पहले एथेंस में हुई थी, जो कि ग्रीक का एक बहुत बड़ा शहर था, उसे कैपिटल भी बोल सकते हो। जो एथेंस की पूरी जनता थी वो एक साथ बैठकर अपने लिए नियम कायदे बनाते थे, उसे हम डेमोक्रेसी बोलते हैं। डेमोक्रेसी का सीधा सा मतलब होता है जनता से जनता तक, जनता के लिए, बाय द पीपल, फॉर द पीपल, ऑफ द पीपल, कि यहाँ पर जो भी है वो प्रजातंत्र है, लोकतंत्र है। यहाँ पर जनता का जो फैसला होगा वही माना जाएगा। लेकिन आज 140 करोड़ की जनसंख्या और वहाँ पर भी कुछ लोग पढ़े होते हैं, कुछ लोग अनपढ़ होते हैं, तो ऐसे जब बहुत ज़्यादा अनइवनली डिवाइड होता है तो 140 करोड़ लोग साथ में बैठकर एक कोई अपने लिए नियम नहीं बना सकते। और एक तो हमारा देश विविधताओं का देश है, मल्टीकल्चरलिज्म को हम फॉलो करते हैं, जहाँ पर कोस कोस में भाषा, बोली, खान पान, पहनाव सब कुछ बदल जाता है। तो 140 करोड़ लोग एक जगह पर इकट्ठा होकर अपने लिए नियम कायदे बनाते हुए ये बिल्कुल भी रियलिस्टिक नहीं लगता। इसीलिए डेमोक्रेसी का एक फॉर्म निकल के आया जिसे हम बोलते हैं इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी, रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी भी बोला जाता है, जहां हम अपने एवज पर किसी को चुनकर भेजते हैं।
जैसे कि एक क्षेत्र है, वो क्षेत्र अपने लिए अपना एक नेता तैयार करके भेजेगा सदन में। जब लोकसभा के चुनाव होते हैं या राज्य की विधानसभा के चुनाव होते हैं, वहाँ पर हम विधायक चुनते हैं, और जब लोकसभा के चुनाव होते हैं वहाँ पर हम सांसद को चुनते हैं। यानी कि हम अपने क्षेत्र से, जो पूरी एक क्षेत्र की जनता है, वो ज़्यादा से ज़्यादा जिसे भी मत दे देती है, वो उस क्षेत्र का फिर प्रतिनिधित्व करता है, ना किसी जाति का, ना किसी समाज का, बल्कि उस पूरे क्षेत्र में रहने वाले जितने भी नागरिक हैं, चाहे उसे फिर वोट करा हो या ना करा हो, लेकिन वो सबका ही प्रतिनिधि होता है। ये होती है आपकी रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी की और फॉर्म होते हैं, पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी होती है, जो कि हमारे देश में चलती है। मतलब कि जो भी लोकसभा होगी जिसे हम चुन के भेजेंगे, जिसके पास भी वहाँ पर मेजॉरिटी होती है, उनकी सरकार बनती है। वो सरकार आपकी लोकसभा के प्रति, पार्लियामेंट के प्रति उसकी जवाबदेही और जिम्मेदारी होती है कि अगर कोई भी मुद्दा कहीं से भी उठाया जा रहा है तो सरकार को सदन में खड़े होकर एक एक चीज़ की अपनी जिम्मेदारी, जवाबदेही माननी पड़ेगी, और जो भी मुद्दे हैं उनका सॉल्यूशन भी करना पड़ेगा। और ऐसे ही प्रेसिडेंशियल डेमोक्रेसी होती है, जो कि अमेरिका में चलती है, जहाँ पर एग्जीक्यूटिव सारी पावर जो होती है प्रेसिडेंट के हाथ में होती है। वो बिल भी बनाता है और उसी के हाथ में सारी पावर है। और एक डेमोक्रेसी का और फॉर्म होता है जिसे हम बोलते हैं कॉन्स्टिट्यूशनल डेमोक्रेसी। संविधान इसलिए नहीं होता कि संविधान सरकार को पावर दे रहा है, बल्कि संविधान इसलिए होता है ताकि वो सरकार की जो शक्तियाँ हैं उन्हें नियंत्रित कर रहा है। इन दोनों बातों में बहुत फ़र्क है। अगर संविधान नहीं होगा तो सरकार अथॉरिटेरियन बन जाएगी, निरंकुश हो जाएगी। सरकार अपनी मनमानी से जो भी करना चाहे वो कर सकती है। केवल संविधान सरकार के ऊपर एक कैप लगाने का, एक लिमिट लगाने का काम करता है। सरकार को सरकार की औकात दिखाने का काम संविधान करता है कि सरकार हो आप, आपके पास केवल इतने अधिकार है, इससे ऊपर आप नहीं कर सकते। जनता के ये अधिकार है, ये जिम्मेदारी है, सरकार की ये जिम्मेदारी है, जिससे कि जो लोकतंत्र है वो राजशाही में कन्वर्ट ना हो जाए। तो कॉन्स्टिट्यूशनल, पार्लियामेंट्री फॉर्म और रिप्रेजेंटेटिव फॉर्म तीनों ही हमारे देश में चलती है डेमोक्रेसी कि जो मैंने अभी सरकार का सिस्टम समझाया और डेमोक्रेसी समझाई, इससे इतना समझ में आ चुका होगा कि वोटिंग की क्या पावर होती है। डेमोक्रेसी कहीं ना कहीं मेजॉरिटेरियनिज्म भी होता है। बस फ़र्क इतना होता है कि मेजॉरिटेरियनिज्म केवल एक भीड़ तंत्र को देखता है, जबकि लोकतंत्र ये भी देखता है कि जो कतार में पहले खड़े व्यक्ति को जो भी सुख सुविधाएँ या चीज़ें मिली हैं, वही सारी चीज़ें कतार में आखिरी खड़े व्यक्ति को भी मिलेगी। ये लोकतंत्र हुआ। और जो भीड़ तंत्र होता है, वहाँ पर क्या होता है कि नहीं, जो एक भीड़ जो कह रही है वही कर रहा है। अगर भीड़ की इच्छा है कि किसी को मार दो तो मार भी देंगे। तो डेमोक्रेसी और मेजॉरिटेरियनिज्म में इतना फ़र्क होता है, लेकिन फिर भी डेमोक्रेसी का अंश कहीं ना कहीं मेजॉरिटेरियनिज्म भी है, क्योंकि जिसके पास मेजॉरिटी ऑफ वोट होते हैं, मेजॉरिटी ऑफ सीट होती है, उसकी सरकार बन जाती है। अब क्योंकि सत्ता अगर मिल गई तो सत्ता के साथ शक्ति भी आती है, अधिकार भी आते हैं, और अधिकार पूरे देश के ऊपर आते हैं, जिसकी भी शासन होता है, सरकार होती है। और वो कब आएगा? जब आप उसे वोट दोगे। यानी कि एक वोट पूरी ही देश की किस्मत को बदल सकता है। आपका एक वोट न केवल आपकी ज़िंदगी, बल्कि आपके पूरे शहर, आपके पूरे देश और आपके आने वाली पीढ़ियों की भी तकदीर लिखता है। चलो कुछ छोटे एग्जाम्पल से समझा देता हूँ। मानो कि एक नेता आया जो कि करप्ट है। अब उसके एरिया में रोड बननी है। एक कॉन्ट्रैक्टर आया जिसने नेता को 2-3 करोड़ रुपए दे दिए कि ये कॉन्ट्रैक्ट केवल और केवल मुझे मिलना चाहिए। नेता भाई साहब, क्योंकि एक मिनिस्ट्री में अगर वो बैठे हैं और एक अच्छे औहदे के नेता हैं, तो उनकी उस जगह पर चलेगी। उन्होंने वो कॉन्ट्रैक्ट उठाकर, वो जो रोड थी उसका पूरा कॉन्ट्रैक्ट उस कॉन्ट्रैक्टर को दे दिया। उसने थर्ड क्वालिटी का माल यूज़ करा। रुपए देश के लग रहे हैं, देश के पास रुपए टैक्स से आता है जो कि हमारी जेबों से जाता है। हम छोटे से छोटा एक बिस्किट का पैकेट भी खरीदते हैं, या हम नमक की पैकेट भी खरीदते हैं जो सबके घरों में आती है, उसके ऊपर भी हम GST देते हैं 5%। तो जब हमारी जेब से रुपए जा रहा है और वो हमारे ही विकास में लगना है, लेकिन कुछ लोग हैं जो कि धांधली कर रहे हैं, लोकल क्वालिटी का मटेरियल यूज़ करेंगे। कुछ 5 साल में वो रोड ख़त्म, फिर से 5 साल बाद एक नया कॉन्ट्रैक्ट बनेगा और इसी तरीके के किसी कॉन्ट्रैक्टर को मिल जाएगा। नेता की कमाई होती रहेगी, उस कॉन्ट्रैक्टर की कमाई होती रहेगी, उनके बिजनेस बड़े होते रहेंगे, गरीब गरीब ही रहता रहेगा, क्योंकि जो सुविधाएं आपको प्रोवाइड कराई जा रही थी उनमें धांधली हो चुकी है। और बताता हूँ, ये तो बहुत छोटा एग्जाम्पल है, लोगों की जानें भी चली जाती हैं। लोकल क्वालिटी के इंडस्ट्रियल प्लांट बनाए जाते हैं, वहाँ पर आग लग जाती है, दुर्घटना हो जाती है, लाखों मजदूरों की जान चली जाती है। लोकल क्वालिटी के ब्रिज बनाए जाते हैं,
वहाँ पर जब ब्रिज गिर पड़ता है तो कई मासूमों की जिंदगियाँ चली जाती हैं। सिक्योरिटीज से कॉम्प्रोमाइज़ करा जाता है, पॉल्यूशन से कॉम्प्रोमाइज़ करा जाता है। आज हमारे देश में 25 लाख से ज़्यादा हर साल जाने चली जाती हैं पॉल्यूशन की वजह से, वो भी केवल 2 तरीके के वाटर और एयर पॉल्यूशन की वजह से। उसके पीछे जिम्मेदार ये भ्रष्ट सरकार और भ्रष्ट सिस्टम है। और ये सारी तो वो चीज़ें हैं जो हमें नज़र आती हैं, लेकिन क्या आपको पता है जो दवाई, जो आपको लगता है कि ये दवाई हमारी ज़िंदगी बचाएगी, उन दवाइयों तक में भी, उनके कॉन्ट्रैक्ट में भी धांधली करी जाती है। वो दवाइयों में भी कई तरीके के हानिकारक पदार्थ होते हैं, या जो हम खाने के लिए लाते हैं गवर्नमेंट उन पे अपना टैग लगाती है, लेकिन वो भी अनहेल्दियर कैटेगरी में है। आज हमारे देश में ऐसे प्रोडक्ट बिचते हैं जो कि बाहर के देशों में बैन है, तो वो लोग अपने यहाँ मना कर देते कि नहीं, हम अपने देश की जनता को ये थर्ड क्वालिटी लोकल माल नहीं खिलाएंगे। और हमारे देश में वो बड़ी खुलेआम बिचता है, सरकार के टैग के साथ बिचता है। और ये भी एग्जाम्पल बड़े छोटे हैं, एग्जाम्पल यहाँ तक भी हैं जो भी आपको नेचुरल क्लाइमेटीज लगती है। कहीं पर लैंडस्लाइड हो गई, जमीन खिसक गई, लोग मर गए, कहीं पर बादल फट गए, ये आपको क्या लग रहा है अपने आप हो रही है? क्लाइमेट चेंज के लिए अगर कोई जिम्मेदार है तो वो ऐसी सरकारें जिम्मेदार हैं, क्योंकि माफिया को ये लोग कॉन्ट्रैक्ट देते हैं। जो लोग मिनरल्स को एक्सट्रैक्ट करते हैं, जो लोग माइनिंग करते हैं, उन्हें नहीं मतलब कि एक नेचुरल रिसोर्स लिमिटेड है, उससे हमारे इन्वायरमेंट को, इकोलॉजी को क्या फ़र्क पड़ेगा। ये सारे लोग अनपढ़ जाहिल हैं, इन्हें कुछ समझ में नहीं आता। ये केवल अपना मुनाफा बनाने के लिए माइनिंग और एक्सट्रैक्टिंग करते रहते हैं, जिसके खामियाजा ये होता है जब लैंडस्लाइड आती है, जब बाढ़ आती है, तो वहाँ के लोकल लोगों को अपनी ज़िंदगियाँ देनी पड़ती हैं। और आपके बच्चों को जो बड़े सपने लगते हैं कि हम पढ़ लिख कर IAS, IPS, IIT कर लेंगे, नीट कर लेंगे, या अगर गांव के परिवेश में हो तो कोई छोटी मोटी सरकारी नौकरी, पुलिस कांस्टेबल हो गया, फौज की नौकरी हो गई, ये सब हम कर लेंगे। ये सपने भी बेचे ही जाते हैं कि तुम्हें इतना ही लिमिटेड रखा जाएगा, इससे ऊपर तुम कभी सोच नहीं पाओगे। और इन भर्तियों में भी आजकल कितनी धांधली होती हैं। अगर कोई अच्छी पोस्ट चाहिए, कोई अच्छे लेवल की चाहिए, 30-30 लाख, 50-50 लाख तक रुपए लिए जाते हैं। ये सिस्टम हमारे यहाँ पे केवल आपके एक वोट की वजह से हो जाता है। अगर अपने बच्चों की ज़िंदगी बेहतर चाहो, इस देश की तरक्की चाहो, भविष्य बेहतर चाहो, तो अपने वोट को केवल एक पौगुए के लिए मत बेचो, 500 रुपये के लिए मत बेचो, जाति के लिए मत बेचो, अपने धर्म के लिए मत बेचो। वोट को भले ही तुम कल्चरली एक जो आइडेंटिटी है, प्राइड है, उसे बना के रखो, बिल्कुल होनी चाहिए। इतिहास अगर हमारा है तो उसके ऊपर गर्व भी हमें को होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए। लेकिन हमें जरा भविष्य की तरक्कियों के ऊपर भी ध्यान देना चाहिए। न केवल भविष्य की तरक्कियाँ बल्कि आज की भी बेहतरी की तरफ हमें ध्यान देना चाहिए कि हमारा प्रेजेंट कैसा होगा। करप्शन कम होना चाहिए, जिससे कि जो अनइवन सोसाइटी बनती जा रही है, गरीबी अमीरी का भेदभाव होता जा रहा है, वो ख़त्म हो सके। 100 करोड़ ऐसे लोग हैं जिनके पास न्यूट्रिशन रिच फूड नहीं है। मुझे तो लगता है 100 करोड़ ऐसे हैं जो ये जानते भी नहीं कि न्यूट्रिशन रिच फूड क्या होता है। और ये केवल आपका एक वोट बदल सकता है इस देश की तकदीर। भावनाओं में कुछ ज़्यादा ही बह जाता हूँ मैं। चलो अपने मुद्दे पे वापस आते हैं। इलेक्शन कमीशन। इलेक्शन कमीशन किस तरीके से सरकार की चाटुकार हो सकती है? देखो, जब भी इलेक्शन कमिश्नर अपॉइंट करा जाता है तो अभी जो सुप्रीम कोर्ट का वर्डिक्ट आया था कि प्राइम मिनिस्टर हो सकते हैं, एक लीडर ऑफ अपोजिशन हो सकते हैं, और एक CGI रखा जाएगा, जिससे कि जब भी इलेक्शन कमिश्नर बनाया जाएगा तो उसमें एक पारदर्शिता, ट्रांसपेरेंसी रहेगी। लेकिन सरकार ने क्या करा कि नहीं, खुद PM और एक होंगे होम मिनिस्टर और एक होगा लीडर ऑफ अपोजिशन। अब 2 आदमी जब सरकार के ही हैं तो वो तो पक्ष में वोट करेंगे। अब एक अगर लीडर ऑफ अपोजिशन अकेला है, वो विपक्ष में भी वोट करता है, तो क्या ही कर लेगा। सरकार अपने मन मुताबिक इलेक्शन कमिश्नर को अपॉइंट कर सकती है। फिर जो इलेक्शन कमिश्नर आ रहा है उसकी सैलरी, और जो भी बाकी के एक चीफ इलेक्शन कमिश्नर होता है, बाकी के इलेक्शन कमिश्नर होते हैं, तो ये जो जितने लोग हैं इन सब की सैलरी, टेन्योर, कब तक जॉब में रहेंगे, क्या, ये सब सरकार तय करती है। अब सरकार के अगर हाथ में ये पावर रहेगी कि वो खुद तय करेगी कि इलेक्शन कमिश्नर और जो इलेक्शन कमीशन है वो कैसे चलेगी, तो वो तो सरकार के हाथ की कठपुतली ही बन के रह जाएंगे। और जब वो जो कमिश्नर बन रहे हैं, जब उनका टेन्योर पूरा हो जाता है, वो रिटायर हो जाते हैं, ये लोग ज़्यादातर IAS ऑफिसर होते हैं, जब ये रिटायर हो जाते हैं उसके बाद ये लोग राज्यसभा के जरिए या फिर लोकसभा से भी पॉलिटिकल पार्टीज़ को ज्वाइन कर लेते हैं। अब जब इन्हें इतने ज़्यादा फ़ायदे किसी एक राजनीतिक दल से जुड़ने के मिल जाएंगे तो ये क्यों ना जुड़ें। भाई, रिटायरमेंट के बाद भी इनके पास एक सिक्योरिटी रहेगी कि बढ़िया से राज्यसभा की कुर्सी मिल जाएगी, वोटिंग का भी कोई झंझट नहीं। सरकार की अगर अपने साथ में है तो हम भी सरकार में कोई ना कोई मंत्री या
कुछ भी नहीं होंगे तो एक सांसद बन के तो बैठ ही जाएंगे। जब ये सिक्योरिटी मिल रही है, ये लालच उनके पास है, तो वो सरकार की चाटुकारिता क्यों ना करें। सबसे पहले तो ये सिस्टम ख़त्म होना चाहिए। लिमिट होनी चाहिए कि जो भी ऐसे संवैधानिक पदों पर आएंगे वो किसी भी राजनीतिक दलों को ज्वाइन नहीं कर सकते, और इनके लिए एक अलग ही बॉडी होनी चाहिए जो इनकी सैलरी, टेन्योर और इनकी सिलेक्शन को सजेस्ट करेगा। तब हमारे देश में ये जितने भी लोकतांत्रिक ढांचे बने हैं, जितनी भी कमीशन बनी है, तब वो फ्रीली वर्क कर पाएंगी। और अब हम आते हैं वोट चोरी के मुद्दे पर। वोट चोरी का मुद्दा, ये डाटा मुझे कुछ मैनिपुलेटिव भी लगा। राहुल गांधी ने जो भी डाटा दिया, कुछ लोग निकल के आए, उन्होंने उसे झूठ भी बताया, लेकिन यहाँ पर सच्चाई क्या है? ये हमारे पूरे सिस्टम का फेलियर है। सिस्टम में उन्होंने कुछ भी डाल दिया, पिता का नाम उसमें गड़बड़ी, एक ही एड्रेस पर 10 लोग रजिस्टर हैं, और कुछ तो ऐसे जो मर चुके हैं उनका रजिस्ट्रेशन है, कुछ ऐसे हैं जो जिंदा हैं तो उनका रजिस्ट्रेशन मरने के लिए कि ये मर चुके हैं और उनका कैंसिल कर चुके हैं। ये चीज़ें, ये जो धांधलियाँ हैं, नाम उल्टा सीधा लिखा है, फोटोग्राफ उल्टे सीधे हैं, क्योंकि कोई भी एक चेकिंग के लिए हमारे पास डबल वेरिफिकेशन टूल कुछ भी नहीं है। जो भी ऑनलाइन वाला या जो भी कंप्यूटर वाले हैं, और ज़्यादातर टीचर आते हैं, उनकी जो नेम होता है उसे इलेक्ट्रॉल लिस्ट पे चढ़ाते हैं, तो जो भी वो डाल देते हैं वो वहाँ पर अपडेट हो जाता है। जबकि इसके लिए 2 स्टेप वेरिफिकेशन होना चाहिए कि जो भी आदमी इस पर रजिस्टर करा जा रहा है उसके और भी डॉक्यूमेंट्स उसे लिंक करके देखा जाना चाहिए। ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा है। इसकी वजह से ये प्रॉब्लम ज़्यादा आती हैं। और ये अगर मेरी बात गलत लगती है तो राहुल गांधी, जहाँ पर उनकी भी खुद की सरकारें हैं, जहाँ पर कांग्रेस भी जीती है, वहाँ पर भी ऐसे सर्वे करा के देखेंगे तो वहाँ पर भी उन्हें ऐसे हज़ारों नाम मिल जाएंगे। हज़ारों जिन्हें वो धांधली बता रहे हैं ऐसे मिलेगी। और ये फेलियर अभी का नहीं है, कांग्रेस के टाइम का फेलियर है, लेकिन आज तक बीजेपी भी इसे कैरी कर रही है। और लोकल लेवल पर जो पार्टी के गुंडे होते हैं, गुर्गे होते हैं, वो यही काम करते हैं कि अगर हमें नाम बढ़ाने हैं तो एक ही जाकर 10 जगह पे वोट डाल के आता है। ये हमारे यहाँ पर सिस्टम का फेलियर है कि लोकल लेवल पर हम टेक्नोलॉजी होने के बावजूद भी नहीं कर पा रहे। हालांकि हम कर सकते हैं, एआई की मदद से और टेक्नोलॉजी की मदद से हम बिल्कुल इसे सुधार सकते हैं, लेकिन साहब नियत होनी चाहिए। तो मुझे उम्मीद है कि अब आप समझ चुके होंगे कि एक वोटिंग की पावर क्या होती है, वोट चोरी कितना बड़ा मुद्दा एक डेमोक्रेसी के लिए हो सकता है, और हमारे देश की क्या प्रॉब्लम है, उसका सॉल्यूशन क्या है, सब मैं बता चुका हूँ। अब ये चीज़ें तभी सुधर सकती हैं जब जनता थोड़ी अवेयर होगी, जनता पढ़ी लिखी होगी, क्योंकि डेमोक्रेसी वहाँ चलेगी जहाँ पर जनता पढ़ी लिखी होगी। नहीं तो जो भी नेता होंगे वो अपना प्रोपेगेंडा ही चलाएंगे।